जब हम इंटरनेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो ध्येय यह होता है कि काम जल्दी और आसानी से हो जाए। लेकिन क्या हो जब बैंकिंग और बीमा से जुड़ी कामों में आप धोखाधड़ी के शिकार हो जाएं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम साइबर फ्रॉड से जुड़ी समस्याओं को समझेंगे, साथ ही वॉइस बायोमेट्रिक तकनीक से जुड़ी विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श भी करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस जीएस फाउंडेशन लाइव कोर्स में आपके लिए एक बड़ा ऑफर लेकर के आई है और ऑफर यह है कि इस कोर्स पर आपको 50% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो इस कोर्स की कुछ विशेषताएं हैं, इसे आप समझ लीजिए। इसमें जो यदि आप एडमिशन लेते हैं इस कोर्स में तो फ्री ऑनलाइन सीसेट की कोर्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, 3 साल तक इस कोर्स की वैधता है और जितनी बार भी आप चाहें इसे असीमित बार देख सकते हैं। साथ ही फीस भुगतान के लिए एक और सुविधा कर दिया गया है, वह है ईएमआई की सुविधा, यानी कि इसे आप कई टर्म में दे सकते हैं। देखिए, पहले जो यह कोर्स था 1,20,000 में पूरा पड़ता था, लेकिन जब 50% का डिस्काउंट आपके लिए दिया गया तो इसकी कीमत हो गई केवल 60,000 रुपये। अगर आप ईएमआई में इसे देते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है केवल 10,000 रुपये का देना है। उसके बाद बाकी के जो 3 इंस्टॉलमेंट हैं वह आपको 20,000, 20,000 और 20,000 करके देना है। तो इंस्टॉलमेंट में ईएमआई पर आपको 70,000 पड़ेगा और एक बार लेने पे आपको 60,000 में ही पड़ेगा। इससे विशेष जानकारी इस संबंध में यदि आपको कोई चाहिए तो इस दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखते हैं कि यह खबर जो है सुर्खियों में क्यों बना हुआ है। आप अगर अखबार की कटिंग पर गौर करेंगे तो लिखा हुआ है लेवरेजिंग वॉइस टेक्नोलॉजी टू कॉम्बैट साइबर फ्रॉड, यानी कि विद साइबर फ्रॉड्स इन इंडिया ऑन द राइज, वॉइस बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी क्या कैन हेल्प फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन फॉर कंज्यूमर्स एंड डेटा। यानी कि यदि हम बैंकिंग का जब काम करते हैं तो उसमें हम पासवर्ड का इस्तेमाल ना करके वॉइस बायोमेट्रिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो यह बैंकों के लिए तो अच्छा होगा ही, साथ ही बैंक से जुड़े जो ग्राहक हैं उनके डेटा और उनकी जो आमदनी है उसकी भी बचत होगी, सुरक्षा होगी। तो यह बात पूरा किया जा रहा है। दरअसल यह बात उठ के आया कहां से, आप ये समझिए। हाल ही में क्या हुआ, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी किया है और रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने कहा है कि भारत में साइबर फ्रॉड के मामले जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जरा एक नज़र आप यहाँ डाल लीजिए कि ये साइबर फ्रॉड होता क्या है। अगर मैं आपको मोटा मोटी समझाऊँ तो साइबर फ्रॉड का मतलब हो गया कि यदि आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और कंप्यूटर से कोई काम कर रहे हैं, 2 चीज़ें आप जोड़ लीजिए, इंटरनेट और कंप्यूटर, इससे जुड़ करके आप कोई भी काम करते हैं, जैसे कि बैंकिंग का काम आप करते हैं, आप बीमा का काम करते हैं, आप मान लीजिए टिकट बुकिंग का काम करते हैं, या जैसे कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। इन सभी चीज़ों में देखा जा रहा है कि आपके डेटा का साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है, साथ साथ जो हो रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके लिए आ रही है। कई बार आपके बैंक अकाउंट भी पूरे के पूरे साफ हो जाते हैं। तो ये सभी जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस पर और हम डिटेल से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आरबीआई की जो भी हालिया रिपोर्ट है यह क्या करती है, यह किन बिंदुओं पर हमारे नज़र डालती है। देखिए, आरबीआई ने कहा है कि पिछले 7 वर्षों में जो साइबर धोखाधड़ी है देश में प्रतिदिन अनुमानित रूप से 100 करोड़ की हानि कर रहा है। यानी कि लगातार 7 वर्षों में आप जब ये समझेंगे कि लगातार सरकार जो है साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए नए नए कानून ला रही है, नए उपाय कर रही है, बावजूद यह रिपोर्ट कर रहा है कि लगातार 7 वर्षों से साइबर धोखाधड़ी प्रत्येक दिन, यह अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है पूरे देश के लिए कि प्रतिदिन जो है अनुमानित रूप से 100 करोड़ की हानि कर रहा है, फ्रॉडिंग हो रही है। दूसरा पॉइंट आरबीआई ने कहा है कि 2020-21 में अगर हम देखें कि तुलना में 2021-22 में साइबर फ्रॉड के मामलों में 23.69% के उछाल आया। यानी कि जहां देखिए 2020 में कम था आंकड़ा, लेकिन जहां सरकार ने बहुत सारे उपाय किए हैं तो ये होना यह चाहिए था कि साइबर फ्रॉड के मामले में कमी आती, लेकिन यहाँ उछाल देखने को मिला है और उछाल भी थोड़ा बहुत नहीं। देखिए 23.69% अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा यह है। वहीं अगर आप देखेंगे 2020-21 में क्या था, ये हाल समझ लीजिए। 2020-21 में 9,103 की तुलना में केवल 7,359 मामले दर्ज किए गए। तो यहाँ 2020 में और 21 में, 2020-21 में कम था, लेकिन यहाँ देखेंगे आप 21-22 में यह मामला
तेजी से बढ़ा है। तो इसीलिए आरबीआई के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ है कि जहां हमने इतने सारे काम किए, रोकथाम की कोशिश की, तो यह मामला कम होना चाहिए था, साइबर फ्रॉडिंग कम होना चाहिए था, लेकिन देखने में उलट मिल रहा है। आपको मैं एक फैक्ट बताऊं तो एशिया का अगर आप लेते हैं तो एशिया में भारत जो है जापान के बाद, क्योंकि जापान में साइबर फ्रॉडिंग बहुत ज़्यादा लेवल पे होता है, ठीक है, तो जापान के बाद इंडिया जो है दूसरे नंबर पे पहुंच जाता है साइबर फ्रॉडिंग के मामले में। तो इसलिए आरबीआई के लिए भी और साथ ही साथ भारत सरकार के लिए भी ये बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। दूसरा आप देखेंगे ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी बना हुआ है, क्योंकि इससे टेरर ग्रुप जुड़ जाते हैं। कई बार तो आप देखेंगे पीएमओ तक के वेबसाइट हैक हो गए। तो ये सभी पहलू जो है जुड़कर एक बड़ा मसला तैयार कर देता है। अब इसके कारण समझ लीजिए, ये जो धोखाधड़ी हो रहा है, साइबर फ्रॉडिंग का काम जो चल रहा है, इसके पीछे छुपे हुए क्या कारण है, इसको समझिए। मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल हम सब आज कर रहे हैं। आज हम दुकान पे जाते हैं, हम ठेले पे मान ले केला भी खरीदने जा रहे हैं, तो हम मोबाइल बैंकिंग से पेमेंट करें, ये अच्छी बात है। इससे ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन बढ़ा है वो बढ़ा है, कैशलेस पेमेंट अच्छा हुआ है हमारे लिए। लेकिन इस अच्छे के साथ साथ कुछ कमियां भी हमें स्वीकार करना पड़ रहा है, और वह मोबाइल बैंकिंग के साथ भी हो रहा है। ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं जो हम कर रहे हैं, इसका हम अधिक उपयोग कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए हमने मोबाइल बैंकिंग किया या ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का उपयोग किया, तो जब आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो आपको अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का पूरा डिटेल्स देना पड़ता है। साथ ही कई बार क्या होता है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ तक डालना पड़ता है, आपको अपने और भी ईमेल आईडी वगैरह देना पड़ता है, कई बार पैन कार्ड देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है, आपका डिटेल्स जो है विभिन्न वेबसाइट पे जा रहा है। आप मोबाइल से बैंकिंग कर रहे हैं, आप मोबाइल से शॉपिंग भी कर रहे हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, ये सब काम करते हुए आप अपनी निजी डेटा जो है कई प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं हैकर, वो क्या कर रहे हैं, आपके डेटा पे नज़र जमाए हुए हैं, ठीक है, वो ताक में रहते हैं, फिराक में रहते हैं, और लगे रहते हैं कि कैसे आपको इन सब चीज़ों में फंसाया जाए। आप जैसे कि मान लीजिए इंटरनेट से आप फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, आप डेटा का यूज़ करते हैं, एसएमएस हो गया, एमएमएस हो गया, मोबाइल लैपटॉप किसी भी तरीके से आपको कई बार अनवांटेड लिंक आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, संभव है कि आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएं। तो ये सब धोखाधड़ी का मामला हो रहा है, एक कारण यहाँ समझ में आता है। दूसरा, जागरूकता की कमी तो है। देखिए हम लोग कई बार क्या करते हैं ना कि समझ नहीं पाते हैं, जैसा कि अभी मैंने कहा, आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा कि आप फलाने लिंक को क्लिक कीजिए, एक लिंक नीचे दिया गया है, आप क्लिक कीजिए, आपके अकाउंट पे इतने पैसे आ जाएंगे या कुछ ऑफर है। आपने ना सोचा ना समझा, आपने क्या किया, इस पर क्लिक कर दिया, प्रेस कर दिया। ये सीधा क्या करेगा, आपको एक अननोन जो है वेबसाइट पे लेके चला जाता है। इस वेबसाइट पे कई बार क्या होता है कि आप यहाँ पहुँच तो गए, यहाँ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपका डेटा चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको कई बार आप कांटेक्ट किया जाएगा, और कभी ना कभी संभव है आप इसके चंगुल में फंस जाए साइबर फ्रॉडिंग में। ये एक खेल है, ये एक दुष्चक्र है जिसमें हम सब फंसते जा रहे हैं। तो एक जागरूकता की कमी है, तो जागरूकता तो बना के रखना। दूसरा है जो है डिजिटल और साक्षरता, यह बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे क्या कि जब कोविड का दौर था, कोविड के दौर में क्या हुआ, हम सबों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया। जो लोग काम कर रहे थे कंपनी वगैरह में, जो जॉब कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, ठीक है। बच्चे जो क्या कर रहे थे, ऑनलाइन क्लास चल रहा था, उनका ऑनलाइन क्लास चल रहा था। अब इससे क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल और नेटवर्क, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना पर्सनल डाटा इस पे डाल रहे हैं। कंपनी का सारा काम अगर वर्क फ्रॉम होम से चल रहा है तो कंप्यूटर और नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। तो इस तरह की गतिविधि बढ़ रही है, ठीक है। अब यहाँ कई बार देखेंगे कि एक तो समस्या यहाँ से आ रही है कि कई बार इन चीज़ों को करने में हम बहुत समझदारी नहीं दिखाते हैं। दूसरा एक चीज़ और, चलिए डिजिटल और साक्षरता तो है ही, एक टेक्निकल गैप की बात करते हैं, टेक्निकल एज गैप की बात करते हैं। दरअसल देखिए, जैसे कि मैं हो गया, आप हो गए, यानी कि हमारी जनरेशन की बात हो गई। लेकिन अगर हम अपने दादाजी की जनरेशन की बात करें, कई बार उनके मोबाइल पर अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि कुछ अनवांटेड मैसेज रहता है, वो क्लिक कर देते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। कई बार क्या होता है, वो OTP शेयर कर देते हैं, ठीक है। कई बार वो पासवर्ड शेयर अपना कर देते हैं जब कॉलिंग होता है या कुछ इस तरह के फ्रॉडिंग का मसला होता है, तो वो फिर साइबर फ्रॉडिंग का शिकार हो जाते हैं। तो उन्हें डिजिटल साक्षरता नहीं है। सरकार इसको भी बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम कर रही है और इस पर लगातार तेजी से निगरानी भी कर रही है। चलिए अब हम जरा समझते हैं कि मसला मुद्दा तो हमने देख लिया, जरा ये देखते हैं कि हम जो आज कह रहे हैं कि भैया यह सब धोखाधड़ी अगर आपको रोकना है,
अगर आपको साइबर फ्रॉडिंग को रोकना है तो अब आप जो है ये OTP वाला मसला जो है कि हम वन टाइम पासवर्ड लेते हैं, इसे छोड़िए। ये जो हम फिंगरप्रिंट करते रहते हैं, ठीक है, मोबाइल वगैरह में, ये फिंगरप्रिंट का मामला छोड़िए। फेस रिकग्निशन का हमारे पास एक ऑप्शन होता है, ये भी छोड़िए। अब आप क्या कीजिए, वॉइस रिकग्निशन पे काम कीजिए। तो जरा हम देखें कि यह काम करता कैसे है, कि कैसे हम मोबाइल में वॉइस रिकग्निशन करेंगे और हमारा बैंकिंग का काम होगा। एयरपोर्ट पे इससे हमारा सिक्योरिटी चेकिंग हो जाएगा, पुलिस को जांच में फ़ायदा मिलेगी, फॉरेंसिक टीम को फ़ायदा मिलेगा। तो जरा इन सब चीज़ों पे देखते हैं कि यह प्रोसेस क्या है। देखिए, पहचान के रूप में किसी व्यक्ति की आवाज़ का उपयोग हो गया। मान लीजिए आपको बैंकिंग का अपना काम करना है, तो सबसे पहले आपको बोलना पड़ेगा। मान लीजिए कोड हम लगा देते हैं, हेलो आई एम मनीष। तो आपने बोला हेलो आई एम मनीष, तो यह क्या हो गया कि आपका एक पासवर्ड जैसा चीज़ हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे सर ये तो पासवर्ड है, आप तो बोल ही रहे हैं इस बात को, लेकिन यहाँ आगे मसला है, उसे समझ लीजिए। इसके लिए क्या होगा, एक डिजिटल वॉइस प्रिंट होगा। ठीक है, अब यहाँ जब मैंने बोला हेलो मनीष, तो मैंने अपना नाम लिया पासवर्ड के एज ए पासवर्ड। अब यहाँ देखिए वॉइस पैटर्न जो है ये डिवाइस डिटेक्ट करेगी, एक वॉइस पैटर्न मेरे वॉइस का होगा। ठीक है, फिक्स वॉइस पैटर्न। आप जब बोलेंगे तो वह आपका फिक्स पैटर्न होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर होगा नेक्स्ट प्रोसेस में वोकल फीचर्स आर एनालाइज्ड टू प्रोड्यूस यूनिक वॉइस पैटर्न। ठीक है, हम सबों का जो वॉइस होगा उसको यह डिवाइस एनालाइज करेगी और सबका क्या करेगी, एक यूनिक वॉइस पैटर्न, यानी कि जितने लोग हैं, जितने भी उपयोगकर्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, सभी का एक यूनिक वॉइस पैटर्न होगा। और फिर वो यूनिक वॉइस पैटर्न होगा, आप जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम जो काम करता है वह बाइनरी में, यानी कि 0 और 1, ये आपने पढ़ा होगा, तो इस पर काम होता है इसमें। तो यह फिर क्या होगा, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी हमारी आवाज़, जो हमारा जो डायलॉग है वो कन्वर्ट हो जाएगा। वॉइस पैटर्न कैप्चर इज कंपेयर्ड विद इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटाबेस। ठीक है, एक डेटाबेस में हमारी जो पासवर्ड एक तरह से जो मैंने बोला वो वॉइस पैटर्न कैप्चर हो जाएगा। और जब ये कैप्चर हो गया, स्टोर हो गया, तो यहाँ से दो आगे के रास्ते निकलेंगे। ये पहले से कैप्चर है, स्टोर है। अब नेक्स्ट टाइम जब मैंने बैंकिंग का काम शुरू किया तो मैं फिर से आपको यहाँ पे डायलॉग दूंगा, यानी कि पासवर्ड दूंगा, हेलो आई एम मनीष। अब जब मैं ये बोल रहा हूँ तो यह डिवाइस क्या करेगा, मेरी उस वॉइस को, इस पैटर्न को पूरा एनालाइज करके, डेटाबेस में रखा हुआ है मेरी वॉइस का पैटर्न, उससे मैच करेगा। अगर मेरी आवाज़ मैच हो जाती है तो पासवर्ड जो है यहाँ एक्सेप्टेड हो जाएगा और लॉक जो है अनलॉक हो गया। ठीक है, हमारा फिर हम काम आगे कर सकेंगे। अगर मेरी वॉइस इससे मैच नहीं होती है तो फिर यह काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये पूरा मसला समझ लीजिए, यही प्रोसेस इसका होता है, यानी कि इसकी तुलना कॉलर की आवाज़ से करता है। तो आवाज़ के माध्यम से ये सारा काम हो रहा है। इसके बाकी पहलुओं पर भी हम चलेंगे। देखिए, फरवरी 2019 में ऐसा काम हो भी चुका है, यानी कि HSBC, यह एक बैंक है और यह जो है बड़े नेटवर्क का बैंक है। लगभग 100 देशों में इसका नेटवर्क है, ये काम कर रही है बैंकिंग। तो यह मोबाइल बैंकिंग क्या कर रही है, ग्राहकों के लिए वॉइस रिकग्निशन की शुरुआत भी कर चुकी है और यह पहला बैंक है, 2019 में हुआ है, ध्यान रखना है। अब जैसे आप इस तस्वीर में, जितना मैंने आपको पीछे ये डायलॉग समझाया था, अब जरा इसको आप पिक्चर में समझ लीजिए। जैसे मैंने बोला हेलो आई एम मनीष, यहाँ से ये वॉइस जो डाटाबेस रखा हुआ है उसमें एनालाइज हुआ और पैटर्न मैच कर गया, तो ये देखिए लॉक यहाँ से खुल गया। ठीक है, ये देखना लॉक खुल गया और फिर हम आगे बैंकिंग का काम कर सकते हैं या अपना कोई भी काम। लेकिन यहाँ अगर जैसे कि अभी हम फेस रिकग्निशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा रेटिना हमारा काम में आता है, हम फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करते हैं, हमारा फेस रिकग्निशन होता है। ठीक है, तो उसमें कई बार असुविधाएं बनी रहती है। आप देखते होंगे फिंगरप्रिंट का गलत इस्तेमाल हो रहा है, पैटर्न लोग उसका बनवा लेते हैं, तो ये सब इस्तेमाल हो रहा है। उस कंडीशन में आपका लॉक नहीं खुलेगा, आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सब मसला हो गया। देखिए, यह अन्य तकनीकों से बेहतर कैसे है। भाई, हम कोई भी तकनीक लाते हैं तो हम तो यही देखते हैं ना कि अभी तक जो हम इस्तेमाल कर रहे थे उससे बेहतर ये वाला कैसे है। जैसे कि मान लीजिए मैं यह मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं एक नया मोबाइल फ़ोन लेना चाहता हूँ, तो मैं ये देखूंगा ना कि जो नया मोबाइल फ़ोन मैं लेना चाहता हूँ वह इससे बेहतर कैसे है। ठीक है, तो यह हमारी कोशिश रहेगी। तो यहाँ भी जब हम ये वॉइस रिकॉग्निशन तकनीक लाने की बात कर रहे हैं, वॉइस में बायोमेट्रिक की बात कर रहे हैं, तो यह बाकी से, अभी फिंगरप्रिंट या OTP हम ले रहे हैं, पासवर्ड डाल रहे हैं, इस सबसे बेहतर कैसे है, जरा इस पे देखते हैं। यहाँ देखिए, यह जो बायोमेट्रिक्स की तुलना में वॉइस बायोमेट्रिक है, सबसे सस्ती तकनीक है। विज्ञान की दुनिया में एक अहम बात है और वह यह है कि यदि आप कोई इनोवेशन करते हैं और वह इन्वेंशन बहुत महंगा हुआ, कॉस्टली हुआ, तो दोस्तों वो इन्वेंशन
किसी काम का नहीं है, मानवता के हित में वह नहीं आ पाएगा। तो आविष्कार तब बेहतर हुआ, सफल हुआ जब उसका कॉस्ट भी कम हो। तो यह तकनीक जो है उसका कॉस्ट कम है, तो यह बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जितनी भी बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर्स के जो बैंक वगैरह हैं, ये सब इसका इस्तेमाल जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। दूसरा, किसी रीडर या विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है। अभी आप जैसे बायोमेट्रिक देते हैं तो आपको एक डिवाइस रहता है, ठीक है, उस डिवाइस में आपका फेस भी ऐसे रिकॉग्निशन होता है, यहाँ टाइमिंग चलते रहता है कि कितने बजे का काम हो रहा है, और फिर यहाँ पर आप यहाँ अपना फिंगरप्रिंट ऐसे करके मान लीजिए डालते हैं और वो होता है। तो एक डिवाइस चाहिए, उसका अलग कॉस्ट पड़ता है। इसमें इस तरह के विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ भी एक पैसा बचा और एक डिवाइसेस बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। पोर्टेबल है, दूरस्थ पहचान में भी सक्षम है। मान लीजिए मैं यहाँ हूँ तो ठीक है, मैं अपने घर बिहार चला जाता हूँ तो मैं उसको उठा के लेके चला जाऊँगा आराम से, पोर्टेबल मेरे पास है ये। और दूरस्थ, अगर मैं दूर से भी काम करना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए मैं घर चला गया बिहार और मुझे यहाँ दिल्ली में कुछ काम करना है, तो मुझे फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा। अभी अब नहीं हूँ तो काम नहीं होगा बैंक में। लेकिन अगर वॉइस वाला मामला हो जाता है, वॉइस बायोमेट्रिक तकनीक इस्तेमाल करते हैं, तो मैं बिहार बैठे बैठे दिल्ली में अपना काम कर सकता हूँ। तो यह कितना आसान हो गया और कितना सुविधाजनक हमारे लिए हो जाता है, ठीक है। पासवर्ड जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके, अभी तो देखिए पासवर्ड, आप एक सर्वे आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि भारत में लोग अपना पासवर्ड कैसा रखते हैं। बहुत अच्छा था, उस सर्वे में बताया था कि भारत के अधिकांशतः लोग जो है पासवर्ड 1 2 3 4 5 ऐसे रखते हैं, या उल्टा रखते हैं 9 8 7 6 5 ऐसे। आप में से भी बहुत लोग ऐसा रखते होंगे, वाईफाई वगैरह का पासवर्ड तो रखते ही होंगे, कंप्यूटर का रखते होंगे। इसे क्रैक कर पाना बहुत आसान होता है हैकर के लिए, ध्यान रखना। कई बार लोग अपने नाम से मिलते जुलते चीज़ रख लेते हैं, तो यहाँ समझना है कि जो अभी जो पासवर्ड रखते हैं इसको आसानी से क्रैक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो है आवाज़ की नकल करना या हैक करना लगभग असंभव जैसा मसला होता है। क्यों असंभव जैसा मसला होगा? आप कहेंगे जी मैं तो बोल रहा हूँ, वही आवाज़ बोल दूंगा। आप कहेंगे आपकी जो आवाज़ है किसी मिमिक्री आर्टिस्ट से करवा लेंगे। अभी हम उस पर भी बात करते हैं, हालांकि मैंने अभी आपको बताया है कि वो पैटर्न फिक्स होगा, ठीक है। उस पैटर्न का एक डेटाबेस 0 1 में ट्रांसफर हो जाएगा बाइनरी में, और जब आप बोलेंगे तो वही मैच एग्जैक्टली होना चाहिए, तभी ओपन होगा, नहीं तो ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो कोई मिमिक्री आर्टिस्ट यहाँ काम नहीं कर पाएगा, तो लगभग असंभव है। देखिए 81% हैकिंग से संबंधित उल्लंघनों में कमजोर पासवर्ड उत्तरदायी है। तो यदि आप भी कभी इसका शिकार हुए हैं तो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग डालिए, ठीक है। वॉइस बायोमेट्रिक आवाज़ का विश्लेषण करके और संदिग्ध कॉलों को चिन्हित करके तेजी से कॉलर को सत्यापित करता है। जब भी ऐसा होगा तो वह तेजी से एनालाइज करेगा, देखेगा कि जिसने वॉइस मैसेज दिया है, वॉइस बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करने वाला जो बंदा है, वह सही इंसान है कि नहीं, वो जल्दी से इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो टाइमिंग भी नहीं लेगा। दूसरा सबसे अहम है, आज के दुनिया में क्या है, हम लोग क्यों इतना है कि हमारी प्राइवेसी की बात हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं कि भाई हमारे निजी जानकारी जो है ना लोगों को पता नहीं चले, सब चीज़ें हम तक गुप्त रहे। तो राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं, गोपनीयता की बात करते हैं। और जब हम पासवर्ड डालते हैं, जब हम फिंगरप्रिंट डालते हैं, तो हमें फिंगरप्रिंट डालना पड़ता है। हम अपने, कई बार क्या होता है, जैसे मैं पहले ही बताया कि आपको ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, आपको डेट ऑफ बर्थ बताना पड़ेगा, आपको पैन कार्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यह सब जब चीज़ें आती है तो आपको परेशानी होती है। तो वॉइस बायोमेट्रिक में क्या होगा कि आप इन झंझटों से मुक्त हो जाएंगे, यानी कि आपको अपनी पर्सनल डेटा देने की ज़रूरत नहीं है, आपकी गोपनीयता सुनिश्चित रहेगी। तो यह भी एक अच्छी पहल हो जाएगी इससे। चलिए इसके सकारात्मक पक्ष को जरा देख लेते हैं। देखिए कोई भी आविष्कार होगा, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, उसके कुछ सकारात्मक पक्ष होंगे तो कुछ नकारात्मक पक्ष भी होगा। तो इसके सकारात्मक पक्ष क्या है देख लीजिए। फॉरेंसिक और कानूनी मामलों के लिए यह बहुत आवश्यक उपकरण हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अभी जैसे बायोमेट्रिक वगैरह करते हैं, अंगूठा लगाते हैं, फिंगरप्रिंट करते हैं या पासवर्ड डालते हैं, तो फॉरेंसिक टीम जब कहीं क्राइम होता है, मान लीजिए फॉरेंसिक टीम होती है या जैसे कि पुलिस जांच की ही जो टीम होती है, इनको ढूंढने में बहुत परेशानी होता है उस क्रिमिनल को। लेकिन जब वॉइस रिकॉग्निशन का मामला रहेगा तो उसका एक फिक्स पैटर्न रहेगा, ठीक है। मेरी जो वॉइस है, साउंड पिच है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो बहुत आसानी से पुलिस मुझ तक पहुंच जाती है यदि मैं कोई क्राइम करता हूं तो, नहीं तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। पुलिस जांच दक्षता में सुधार करने, अपराधियों की पहचान और ट्रैक करने में भी आसानी होगा, इसको समझ लेना है। हवाई अड्डे की सुरक्षा में उपयोगी भी होगा, और उपयोगी इस संदर्भ में होगा कि समय बहुत कम लगेगा। अभी आप जानते हैं कि जब आप हवाई अड्डे में जाते होंगे सफ़र करने, तो आपको कम से कम 2 घंटे पहले तो जाना पड़ता होगा, नहीं तो इसकी पूरी संभावना रहेगी
जाएगी कि आप अपना फ्लाइट मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो यह एक तरह से वहाँ भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी होगा और समय भी कम लेगा और कम कीमत पर उपलब्ध भी हो जाएगा। ठीक है, वॉइस बायोमेट्रिक सरकार के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए धन वितरण और पेंशनरों के जीवन के प्रमाण को उनके घरों से सत्यापित करने का एक उत्कृष्ट साधन है। इसका मतलब क्या हुआ, सरकार जो जन कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाती हैं तो वह धन भेजती हैं, सब्सिडीज वगैरह देती हैं, तो इससे उस व्यक्ति का पहचान करना आसान हो जाएगा। मान लीजिए अभी एक उदाहरण देता हूँ, आप भी अपने गांव वगैरह में देखते होंगे, बहुत से लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे, अखबार वगैरह में भी कटिंग आता ही रहता है कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है 2-3 साल पहले, लेकिन अभी भी उनके नाम पे वृद्धा पेंशन जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी वगैरह को जो पेंशन होता है वह उनको मिल रहा है, जबकि उनकी मृत्यु हो चुकी है 2-3 साल पहले। तो अब ये सब कैसे हो रहा है, ये सिग्नेचर से हो रहा है या इस बायोमेट्रिक वगैरह से परेशानी हो रही है। लेकिन जब वॉइस रिकॉग्निशन का मामला आएगा तो जब भी वो व्यक्ति पेंशन लेने जाएंगे उनको अपनी आवाज़ में बोलना पड़ेगा, हेलो आई एम राम प्रसाद। तो राम प्रसाद जीवित हैं तभी तो बोलेंगे, नहीं है तो फिर बैंक पहुंचेंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं, कोई उनका वॉइस मिला भी नहीं सकता, मैच नहीं कर सकता। तो यह एक समस्या जो है दूर हो जाएगी, तो सरकार की बहुत ज़्यादा बचत भी होगा। ठीक है, अभी भी तो सरकार मान लीजिए जैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिए। पहले क्या होता था, लोगों को घर जा करके पैसा दिया जाता था पंचायत से, लेकिन सरकार ने क्या किया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है, डायरेक्ट जो है बैंक अकाउंट में पैसा चला जाता है, तो उससे बहुत बचत हुआ है, सही लोगों तक पैसा पहुँचना शुरू हुआ है। इसमें इसको और जोड़ दें बायोमेट्रिक वाले से, वॉइस बायोमेट्रिक को, तो और उत्कृष्ट मामला हो जाएगा। यहाँ ये है। ठीक है, और तकनीक यह पता लगाने के लिए पर्याप्त सक्षम है। क्या पता लगाने के लिए, देखिए, उपयोगकर्ता आवाज़ का प्रतिरूपण यानी कि उसका कॉपी कर रहा है या रिकॉर्डिंग चला रहा है। अभी तक आपके मन में यही चल रहा होगा, मुझे पता है कि आप यही सोच रहे होंगे कि सर वही मिमिक्री वाला मैं कर दूंगा, या मैं तो मोबाइल पे रिकॉर्ड करके अपना आवाज़ रख लूँगा, वो तो मेरा ही आवाज़ है, वो कर लेगा। ठीक है, दूसरा, उपयोगकर्ता को सर्दी या गले में खराश है या नहीं है। तो ये दो मुद्दा जल्दी से लोग पूछने लग जाते हैं कि जो मैं रिकॉर्डिंग करके चला लूँगा। ध्यान रखिए, रिकॉर्डिंग करने का वॉइस का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो पता चल जाता है। ठीक है, तो जब आप बोलेंगे, जब आप किसी डिवाइस से उसको चलाएंगे तो ये समस्या आ जाएगी, यानी कि फिर वो पैटर्न मैच ही नहीं करेगा। दूसरा, सर्दी या गले में खराश, ये नेचुरल चीज़ें हैं। कई बार हम जब आप फ़ोन पे किसी से बात करते होंगे, मान लीजिए आप अपने घर पे पापा से बात करते होंगे और मान लीजिए पापा को सर्दी हो गई है, तो आप जब बात कर रहे हैं फ़ोन पे तो आप जान जाएंगे कि आपके पापा की ही आवाज़ में बोल रहे हैं पापा, लेकिन यह आप समझ जाएंगे कि उनको सर्दी हो रखा है, आवाज़ में भारीपन आ जाता है। तो यह डिवाइस भी इस लेवल पे जाके काम करती है। अब जरा सोच लीजिए कितनी स्मार्ट डिवाइस है ये। ठीक है, तो यह एक इसका फ़ायदा है। नकारात्मक पक्ष है, जहाँ सकारात्मक पक्ष होंगे कुछ कमियाँ तो हर जगह होती ही है। किसी चीज़ को भी एक्सेप्ट कीजिए, अपने जीवन में किसी व्यक्ति को ही एक्सेप्ट कीजिए तो सकारात्मकता के साथ उसकी कुछ बुराइयाँ भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तभी मामला आगे बढ़ पाएगा। देखिए, कोई भी तकनीक जो है 100% फुल प्रूफ नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ कमियां रहती है। तो जाहिर सी बात है इस डिवाइस में भी होगी। अभी शुरुआती चरण पे है, तो अभी देखेंगे और क्या मसला होता है। इसकी सटीकता फिर भी जो है 90 से 99% के बीच है, नर्वस 90 का मामला है। तो देखते हैं, संभव है कि ये 100% तक चला जाए एक्यूरेसी इसका। हालांकि कुछ हालिया सिस्टम जो लिंग और उम्र की पहचानों के अलावा, इसको छोड़ के वॉइस एनालिटिक्स के साथ आते हैं, 100% सत्यापन सटीकता का दावा करते हैं। ऐसे कुछ लोग भी हैं, ऐसे कुछ डिवाइसेस की सत्यापता की गई है, लेकिन अभी जो है इस पे पूरी 100% इसे एक्यूरेट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी ये सही है। देखिए, साइबर अपराधों से निपटने की दिशा में भारत के द्वारा कुछ प्रयास किए गए। अभी तक हम देख लिए कि जो हम वॉइस बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं वो कैसे काम करता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, ये सब देख लिए। जरा आप देखते हैं कि इससे बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये जो साइबर फ्रॉडिंग हो रही है, तो भारत सरकार इसको रोकने के लिए क्या क्या कानून लेकर के आई। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में लाया गया था, 2000 ईस्वी में, और इसका मकसद था कि ये जो साइबर फ्रॉडिंग हो रही है उस पर कंट्रोल किया जाए, उस पर निगरानी किया जाए, नियंत्रण किया जाए, और अगर इस तरह के मसले होते हैं तो उसको सही से निपटारा किया जाए, मतलब उसका। ठीक है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में आया था, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भी, तो इसको ध्यान रखिए। इसके तहत क्या किया गया था, सरकार द्वारा अति संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिए, ध्यान रखिए, अति संवेदनशील सुरक्षा। मैंने पहले ही कहा था कि कई बार ये सब चीज़ें जो होता है, साइबर फ्रॉडिंग का मामला जो होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो जाता है। रक्षा मंत्रालय के पास बहुत सारे गोपनीय डेटा होते हैं, वो हैक हो गया तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो अति संवेदनशील सूचनाओं का संरक्षण के लिए भारत सरकार ने क्या किया, इस चीज़ को राष्ट्रीय अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र
इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के हिसाब से। तो सरकार ने इसको लाया, ठीक है। अगला चलते हैं, सरकार द्वारा कंप्यूटर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की मॉडल एजेंसी। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि दो ही चीज़ें होगा साइबर फ्रॉडिंग में, दो बातों का ध्यान रखना है। एक क्या, तो जैसे कि आप कंप्यूटर की बात मैंने पहले ही कहा, आप कंप्यूटर देखिए दो चीज़ें कहो ना तो मोटा मोटी मान के चलिए, ठीक है, ये आखिरी सत्य नहीं है। दूसरा क्या है, इंटरनेट। ये दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल होगा, कंप्यूटर मतलब मोबाइल लैपटॉप जो भी, और इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। तो सरकार ने कहा कि भाई इंटरनेट के लिए तो हम बहुत सारे काम कर ही रहे हैं, जरा इस पर भी ध्यान दें कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए। तो सरकार द्वारा कंप्यूटर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की मॉडल एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बनाई गई और इसकी स्थापना की गई ताकि उसकी सुरक्षा हो सके। यहाँ अगला मुद्दा देखिए, सूचना। इसमें 4 शब्द हैं, चारों पर आपको ध्यान से देखना है। सूचना यानी कि पहले तो सूचना, फिर सुरक्षा, फिर शिक्षा और फिर जागरूकता। ये 4 मसले हैं कि आपको किसी चीज़ की सूचना है, फिर आप उसकी सुरक्षा के लिए काम करेंगे, फिर आप उससे शिक्षित होंगे और आखिरी बात जागरूक होंगे। यदि ये 4 प्रोसेस आप करते हैं तो आप साइबर फ्रॉडिंग से बचे रहेंगे, ठीक है। अंतर एजेंसी समन्वयन के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, यानी कि जो देखिए कई बार क्या होता है ना, घटनाएं इसीलिए हो जाती है कि डिफरेंट एजेंसी जो गवर्नमेंट की होती है उसके बीच कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट के जो एजेंसीज होंगे उनके बीच कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा तो यह समस्या दूर हो जाएगी। तो इसको ध्यान रखना है। इसके ध्यान रखने का क्या है, I4C मतलब क्या हो, देखिए I फॉर इंडियन, राइट, I फॉर इंडियन, और 4C इसमें है। 4C क्या है, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन, राइट, सेंटर। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, इसको आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे की राह क्या होनी चाहिए। देखिए सरकार को धोखाधड़ी निवारण के रूप में धोखाधड़ी की जांच और मुकदमा चलाने के लिए वित्तीय संस्थानों, दो चीज़ों कि जो एक तो अगर आप ऐसा धोखाधड़ी हो रहा है, मुकदमा इस तरह का आया है केसेज, तो उसको निपटारा के लिए जो मैंने अभी अंडर एजेंसी की बात की कि एजेंसी के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो एक तो जो वित्तीय संस्थान है और प्लस जो पुलिस है, फॉरेंसिक टीम है, जांच की टीम है, इनके बीच क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इनके बीच समन्वय अच्छे से एक टीम के रूप में काम करे। तो सरकार को ये आगे आना पड़ेगा और एक तंत्र ऐसा विकसित करना पड़ेगा कि ये मिलजुल करके काम कर सके, डेटा वगैरह का साझा जल्दी से और तत्परतापूर्वक कर सके। ऐसे अपराधियों का एक व्यापक डेटाबेस बनाए रखने की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है, ऐसे अपराधी जो होते हैं ना, यह एक अलग तरह का अपराध है। ऐसे अपराधी जो हैं काफ़ी पढ़े लिखे एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, बड़े स्मार्ट होते हैं। तो ऐसे अपराधियों का एक अलग से डेटाबेस तैयार कीजिए, ठीक है। जो जो भी इस अपराध में नाम आएगा, FIR होता है या कभी पकड़ा गया है, तो फिर नया कोई क्राइम आएगा तो इन सबों को देखिए कि क्या इन सब में से किसी का पैटर्न मैच कर रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं आप। तो इसका भी एक डेटाबेस बनाए रखने की आवश्यकता है। और RBI तो कितना अच्छा कहती है कि RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए, ठीक है। यानी कि जागरूकता का तो कोई दूसरा पहलू है ही नहीं। आप जितने जागरूक होंगे जीवन के किसी भी दौर में, किसी भी क्षण में, आप उतने ज़्यादा सुरक्षित, सतर्क और सुविधाजनक अपने आप को हालात में महसूस करेंगे। चलिए अब एक प्रैक्टिस प्रश्न है इसी टॉपिक पे, और आज का जो प्रश्न है वो प्रीलिम्स का है, ठीक है। तो जब भी प्रीलिम्स या मेंस का क्वेश्चन होता है, आप जानते हैं मैं जवाब नहीं देता हूँ, जवाब आपको ही देना है। यह प्रश्न जो है इसी टॉपिक से रहेगा, वॉइस बायोमेट्रिक्स तकनीकी के विषय में विचार करना है। यह तकनीकी पासवर्ड के रूप में सबसे पहले डिजिटल वॉइस प्रिंट बनाती है, यहाँ ध्यान रखना है, डिजिटल वॉइस प्रिंट बनाती है और इसकी तुलना कॉलर की आवाज़ से करती है। यह कथन सही है या गलत है, आपको जानकारी देनी है। HSBC मोबाइल बैंकिंग ग्राहकों के लिए वॉइस रिकॉग्निशन की शुरुआत करने वाला पहला बैंक है। कीवर्ड मैंने लगा दिया, देख लीजिए। उपरोक्त में से सही कथन का चुनाव कीजिए, जो सही कथन है उसका चुनाव कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, देखना है। ए में है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों, और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 में से कोई एक ही सही है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। जल्दी ही हम किसी नए मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जिस टॉपिक पे हम बात किए हैं यह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगी। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।